तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। लूसेंट की ये प्राचीन इतिहास की हमारी ये दूसरा दिन है, ये दूसरा लेक्चर हमारा होने वाला है, जिसमें हम जो लूसेंट है यानी कि सामान्य ज्ञान का जो इसका डिस्क्रिप्टिव बुक आती है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें हमने जो है पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज इस दूसरे लेक्चर में वो जो ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक उपनिषद है, जो विदेशी यात्रा वृत्तांत है और पुरातात्विक जो स्रोतें हैं जैसे सिक्के हुए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के जो स्तंभ हुआ, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इन सब चीज़ से जो लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग जो है बस इसको करने के बाद आपको जाना है, आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ग्रीन वाला बुक ऑब्जेक्टिव जीके लूसेंट का, उसको जो है आप क्या करेंगे, उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, सारा सॉल्व होगा, आप देखेंगे आप अच्छा स्कोर अगले जिस भी परीक्षाओं में बैठेंगे आप अच्छा स्कोर यानी कि 80+ स्कोर करके आप आओगे। ये 100% परीक्षाओं में इसी में से बहुत ज़्यादा मात्रा में छपता है। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ब्राह्मण, आरण्यक और आपके उपनिषद हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए लाइन टू लाइन हम जो है लूसेंट की बुक को आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। उसमें बस आपको वो चीज़ें नोट करनी है या वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, ठीक है, वो नोट करिएगा। और सारी चीज़ें नोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमेशा की तरह आप क्या करेंगे, वो लूसेंट जैसे पढ़ते आए हैं 1-2 चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं, पूरा नहीं हो पाता। बस वीडियो कवर करिए, पूरा सारा चीज़ आपको कवर होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, संहिता के पश्चात, ठीक है, संहिता के पश्चात पूरा एक बार हम पढ़ते हैं फिर आपको डिटेल बताते हैं इसमें क्या चीज़ है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है, ठीक है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम जानते हैं, जब हम संहिता पढ़ते हैं, संहिता का मतलब 4 वेदों को मिला के एक संहिता बनाया जाता है, संहिता कहा जाता है। हमने कल ही की वीडियो में बताया था आप लोग को। तो 4 वेदों को जो पढ़ते हैं उसके बाद जो आता है नंबर आपके धर्म ग्रंथों में, वो नंबर किसका आता है, तो वो नंबर आता है आपके ब्राह्मण, आरण्यक, ठीक है। तो इसमें आप जो है ब्राह्मक, आरण्यक और उपनिषद इनका स्थान आता है। तो जो उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वेद या सीधे कहें तो वेदों से कहाँ क्या जानकारी मिलती है, तो वो हमारे जो वैदिक काल है उसके बारे में बात, मतलब पूर्व वैदिक काल जो है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल है उसके जो समाज है, उसकी जो संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त होती है तो वो ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों से प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसमें क्या बोला जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं को, ठीक है, जो वैदिक संहिताएं हैं व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो जो वैदिक संहिताएं थी यानी कि वेद थे, उसको जो है पढ़ने के लिए, समझने के लिए गद्य में लिखी गई है आपके ब्राह्मण, ठीक है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब देखिएगा जितने भी संहिताएं हैं, यानी कि संहिता मतलब जब भी हम वर्ड बोलें तो आपको संहिता सीधे से रिलेट करना है कि वेद है, वो संहिताओं, चारों वेदों को मिला के संहिता बनती है। तो संहिताओं जो है उसके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऋग्वैदिक है, ठीक है, ऋग्वेद है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ को ऐत्रेय या जो आपकी कौशितकी है, ठीक है, कौशितकी वो नाम दिया जाता है ब्राह्मण ग्रंथ आपके ऋग्वेद के लिए। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो आपका जो है तैत्तिरीय या शतपथ जो है यजुर्वेद के लिए। वहीं सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ है। ये आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट कि अलग अलग संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, इतना नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें, ठीक है, परीक्षित के बाद, ठीक है, राजा जो परीक्षित थे, परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान होता है। तो राजा जो बिंबिसार थे उनसे पहले की घटना और परीक्षित राजा जो थे उनके बाद की घटना जो थी, उनके बीच की जो घटनाएं थी, उनके बारे में जानकारी हमें इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। हमें सोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो सोर्स कहाँ से मिलता है इनकी जानकारी, तो इन्हीं के बीच से मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हुए हैं। अब जो आपका ऐत्रेय था, ठीक है, आपका ऐत्रेय क्या है, ऐत्रेय आपका ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ऋग्वेद को समझने के लिए वो ऐत्रेय बनाया गया है। तो उसमें जो राज्याभिषेक होता है राजाओं का, उसके नियम कानून और कुछ राजाएं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में नाम उनका दिया हुआ है, ये याद रखेंगे। इस स्लाइड में बस इतना ही आपको नोट करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग के सामने है शतपथ में गांधार जो है, ठीक है, शैल, कैकय, कुरु, फिर पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का नाम जो है इसमें दिया हुआ है, उल्लेखित है। तो ये भी याद रखेंगे कि शतपथ में जो गांधार हैं, फिर शैल हैं, ये राजाएं जितने भी आपको दिख रहे हैं इनका उल्लेख किस में मिलता है, शतपथ में मिलता है, ठीक है, ये भी हाईलाइट करेंगे।
वैदिक साहित्य में, ठीक है, वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद नाम जो आता है या स्थान आता है वो सतपथ ब्राह्मण का आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सतपथ ब्राह्मण यहाँ जो है ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे। ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है, कल भी हमने ये चीज़ें आपको बताई थी। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक, ठीक है, या प्रतीकात्मक जो है, प्रतीकात्मक जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो कर्मकांड है उनसे जुड़े चीज़ों को जानकारी हमें किससे मिलता है? तो आरण्यक है, यानी कि जो आरण्यक है उससे यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड होते हैं, कैसे कि नियम कानून क्या होते हैं, उनकी जानकारी हमको इसी से मिलता है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा, उपनिषदों की संख्या की बात करें तो संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूल उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 108 आपके टोटल क्या है? उपनिषद हैं, जिसमें जो 13 उपनिषद है वो मूलभूत उपनिषद हैं, ठीक है। और जो मूलभूत का मतलब जो है शुरू से है वो परमानेंट, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपके फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, ठीक है। तो ये क्या है? उसी तरह से कि मूलभूत वही है, शुरू से जो है, जब बना था तब से आपके 13 मूलभूत हैं, जिसमें यज्ञ से जुड़े क्या है? दार्शनिक विचारों के बाद में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, बस इतना याद रखना है कि उपनिषद आपको 108 और 13 मूलभूत हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, ठीक है, मैत्रेयी संहिता में जो है जानकारी इसको दी गई है, प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैत्रेयी संहिता जो है इसके तहत स्त्रियों की जो स्थिति है बहुत निम्न बताई गई है। जैसे शराब बहुत बुरा होता है, ठीक है, जुआ सबसे बुरा होता है, वैसे पुरुषों के लिए जो है स्त्रियों को सबसे जो है निम्न बताया गया, उसका दोष बताया गया है। ये भी याद रखेंगे किसे? मैत्रेयी संहिता में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे इस स्लाइड से। आगे देखिएगा, आगे है सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो सतपथ ब्राह्मण जो है उसमें पुरुष को जो है उसको उसकी जो पत्नी है वो अर्धांगिनी के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। जो आपका जबालोपनिषद है, जबालोपनिषद है, चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आप लोगों को चारों उपनिषद जो आपके आश्रम है उससे पता होगा कि बाल्य अवस्था कब होता है, ठीक है। तो ऐसे चारों जो अवस्थाएं हैं, कमेंट करके बताइए कौन कौन सी चार अवस्थाएं हैं जिनको पता है, वो किस जगह में दिया गया है, किस में वर्णित है। तो जबालोपनिषद जो है उसमें वर्णित है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है वो मनुस्मृति मानी जाती है, या शुंग काल का मानक ग्रंथ है नारद स्मृति। गुप्त जो युग है के विषय में जानकारी प्राप्त कराता है हमें। तो हम बात करते हैं नारद जो स्मृति है वो किसके बारे में जानकारी देता है? तो गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है। वहीं शुंग जो काल है उसके ग्रंथ किसे हम मानते हैं? वो मनुस्मृति को मानते हैं। ये मनुस्मृति जो है ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है। और नारद जो है, नारद स्मृति जो है वो गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करा देता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आपकी उपनिषदों के बारे में, आरण्यक और ब्राह्मणों के बारे में। तो जो जानकारी इंपॉर्टेंट है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और इतनी चीज़ें इसमें थी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे किस चीज़ पे? तो आगे हमारा आएगा वेदांग और सूत्र, ठीक है। तो वेदांगों और सूत्रों को अब हम लोग पढ़ते हैं। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको कन्फर्म होंगी यहाँ पर और क्लियर होती चली जाएंगी। वेदों की भांति, ठीक है, जो हमारे वेद हैं, जैसे उसको हम सिर्फ ब्राह्मणों से ही नहीं सही से समझ पा रहे थे, उनको भी समझने के लिए और भी भली भांति हमें समझने के लिए और तरीके अपनाने पड़े। तो क्या हुआ था, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये वेदांग जो हैं आपके शिक्षा, कल्प, आपका निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष हैं, ठीक है। तो ये 6 वेदांग जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो समझने के लिए कितने वेदांग हैं? 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा पहला आता है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, मतलब शिक्षा का जो है इसमें शुद्ध उच्चारण की बात करते हैं। कल्प कर्म कांडीय विधि की बात करता है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। व्याकरण तो आप जानते ही हैं, और छंद भी आप जानते होंगे, और ज्योतिष तो आप भली बात समझते हैं, जानते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, पहला शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य है का प्रणय किया गया है, ठीक है। तो सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, क्यों? अक्षुण्ण, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए, ठीक है। स्रोत, गृह, ठीक है, तथा धर्म जो सूत्र हैं के अध्ययन से हमें
जो यज्ञीय विधि विधान है उनके बारे में, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होते हैं या हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें याद करेंगे, नहीं ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट क्योंकि नहीं इसमें ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख सूत्रकारों में, ठीक है, गौतम, बौधायन, ठीक है, आपस्तंभ, ठीक है, वशिष्ठ आदि के नाम उल्लेखित हैं। इसमें विशेष नाम जो है उल्लेखित है। तो सूत्रकारों में तो जो प्रमुख सूत्रकार थे उसमें नाम आप एक बार इसको नोट करके रखेंगे, गौतम, बौधायन, ठीक है, आपस्तंभ और आपका वशिष्ठ जो है ये उल्लेखित इनके नाम है, मतलब सूत्रकारों के रूप में। ठीक है, सूत्रों में जैसे गौतम धर्मसूत्र है, ठीक है, गौतम धर्मसूत्र है, सबसे प्राचीन माना गया है। तो सूत्रों में सबसे प्राचीन आपका गौतम धर्मसूत्र है। जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे हम लोग अब बात करेंगे पुराण की बात करेंगे। ठीक है, पुराण कितने हैं उनकी बात करेंगे। वेदांग हमने पढ़ लिया, सूत्र पढ़ लिया, ब्राह्मण उपनिषद के साथ साथ अब हम वेदांग पे चलते हैं कि वेदांग के बाद हम पुराण पे चलेंगे। तो पुराण में आप लोग देखिए, भारतीय जो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है। ठीक है, यानी कि जो सबसे व्यवस्थित तरीके से हमें जानकारी अगर मिलती है इतिहास के बारे में, ठीक है, तो वो पुराणों से मिलता है। इसके जो रचयिता हैं, ठीक है, लोमहर्ष यानी कि अथवा अगर हम कहें तो उनके जो पुत्र हैं, ठीक है, लोमहर्ष, ठीक है, अथर्वा जो थे, यानी कि लोमहर्ष अथर्वा थे और उनके पुत्र उग्रसर्वा, ये दोनों मिल के क्या किए थे, पुराणों की रचना किए थे। ये जानकारी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछी भी जा सकती हैं। इसकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5, ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, तो 5 ऐसे हैं जिसमें वंशावली पाई जाती है, एक बार इसको देखेंगे। तो अच्छा क्रमबद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है, बढ़िया अच्छा क्रमबद्ध पुराणों से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। लोमहर्ष जो अथर्वा है, ठीक है, याद रखेंगे नाम, लोमहर्ष अथर्वा और इनके पुत्र जो है उग्रसर्वा, ये जो है माने जाते हैं इसके रचयिता। 18 टोटल जो पुराण है, इसमें 5 जो है मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्रह्मा और ब्राह्मण यानी कि भागवत जो है, ये राजाओं की वंशावली के बारे में बताते हैं। इसमें इनके राजाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, अगर हम सब लोग प्राचीन सबसे प्रमाणिक माने तो मत्स्य जो पुराण है सबसे जो प्रमाणिक यानी कि ऑथेंटिक और प्राचीन है, एंशिएंट है। ठीक, आगे देखिए, अधिकतर पुराण, ठीक है, सरल संस्कृत श्लोक जो है उसमें लिखे हुए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ जो उनका मतलब पढ़ना होता है, पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करेंगे यहाँ भी कि जो वेद होते थे उनको स्त्रियां और पुराण तो स्त्रियां जो थी और या शूद्र जो थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन वो पुराण क्या कर सकते थे, पुराणों को सुनने की उनके पास अनुमति थी कि पुराण को वो सुन सकते थे। तो सुनने की थी लेकिन पढ़ने की अनुमति नहीं थी वेद को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। मंदिरों में जो पुराण थे उसको पाठ किया करते थे पुजारी। ठीक, अब आगे देखिएगा आप लोग, आगे है सामाजिक एवं संस्कृति। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। किसका, अग्नि पुराण का, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ, ठीक है, कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। तो राजतंत्र भी है और कृषि कैसे की जाती है उसी संबंधी जानकारी अग्नि पुराण से प्राप्त होती है। ये भी याद करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे अपने बुक में। आगे देखिएगा, आगे हम लोगों ने पुराण के बारे में जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी पढ़ लिया है। अब आगे आप लोग बौद्ध जैन, ठीक है, बौद्ध जैन और अन्य जो साहित्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं धर्म से जोड़ के रखते हैं, जैसे बौद्ध और जैन धर्म। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसे हम धर्म से नहीं जोड़ के सकते हैं, जैसे कि कौटिल्य की बुक थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं जोड़ सकते हैं, उनको भी पढ़ेंगे साथ में। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ग्रंथों के मतलब अन्य साहित्य को देखें तो उसमें हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जातक में बुद्ध की जो जातक धर्म है, जातक ग्रंथ है, तो जातक साहित्य में क्या होता है, बुद्ध की पुनर्जन्म, गौतम बुद्ध जो थे उनके पुनर्जन्म की जो कहानियाँ हैं उनकी वर्णन की गई हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, तो कथा वस्तु क्या है, ग्रंथ है किसका, हीनयान का। ठीक है, और जातक क्या है, जातक में बुद्ध जो है गौतम बुद्ध उनके जन्म की कहानियाँ हैं, ये भी याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक जो है कथानकों में साथ वर्णित है इन सब में। ठीक है, चाहे कथा वस्तु हो, जातक हो, इनमें गौतम बुद्ध से संबंधित जीवन चरित्र जो उनका है, उनके रहन सहन, ये सारी चीज़ें वर्णित है। तो बौद्ध धर्म से जानकारी अगर लेनी है, ठीक है, बौद्ध धर्म की समकालिक जो समय अवधि थी उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कथा वस्तु और आपका जातक से प्राप्त होती हैं। फिर वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जैन धर्म की, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आगम क्या है, आगम जो है आपका जैन साहित्य है, तो जैन साहित्य को ही आगम कहते हैं। ठीक, जैन धर्म का प्रारंभिक
या जिसे हम कहें शुरुआती इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का जो आरंभिक या प्रारंभिक इतिहास कहें वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों जो थी अन्य समकालिक, ठीक है, हम समकालिक समय के जो इंसान रहे थे, जो राजाएं रहे थे, समकालिकों के साथ अनेक संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। यानी कि उस समय जैन धर्म के साथ साथ जो भी आसपास की घटनाएं घट रही थी उसके बारे में वर्णन किसमें मिलता है, तो जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, और कल्प सूत्र क्या है, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे आपको। बस इसमें क्या करना है ना, जो साहित्य है ये जैसे कथा वस्तु जातक कल्प सूत्र भगवती सूत्र, ये चीज़ें याद रखनी है कि इसके अंदर किसके बारे में कहा गया है। जैसे भगवती सूत्र कल्पसूत्र किससे संबंधी पूछा जाएगा तो जैन धर्म बताएंगे, कथा वस्तु और आपका जातक पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये चीज़ें इसको बताएंगे। तो बस ऐसी चीज़ें आप नोट करिएगा, उस टर्मोलॉजी को या पता करिए वो टर्मोलॉजी किससे रिलेटेड है। अब वही बात करें अन्य साहित्य में तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 1800 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब ये तो ना ही किसी धर्म से संबंधित है, ठीक है, ना ही कुछ और, तो ये किससे संबंधित है, ये सीधा सीधा एक व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने इसको लिखा था, राजनीति के बारे में लिखा था उसके समय की। अर्थशास्त्र सोच के पैसे के बारे में सोचिए, उस समय की राजनीति के बारे में इन्होंने लिखा था। तो मौर्य वंश के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने इसको लिखा था। तो अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जाए तो आप बताएंगे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सब उनके नाम हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकरण हैं, बस इतना याद रखेंगे कि उन्होंने लिखा था। और किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय वही प्रधानमंत्री उसके हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग, आगे है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध, ठीक है, लिखने का प्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। तो कल्हण जो थे, ठीक है, उन्होंने संस्कृत साहित्य जो थे उसके बारे में प्रयास किया था लिखने का। कल्हण को आप रजत रंगिनी याद रखेंगे उनकी पुस्तक के लिए। ठीक है, तो आगे देखिएगा, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगिनी, ठीक है, राजाओं की नदी है इसका अर्थ, तो ये याद रखेंगे। रजत रंगिनी क्या है, कल्हण की पुस्तक है, पूछी जाती है, ये याद रखेंगे। संस्कृत की साहित्य है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो जो चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट है वो याद करके चलिएगा। फिर आगे देखिए, इस ग्रंथ में 8 सर्ग, ठीक है, 8 कितने हैं, 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसमें आरंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रजत रंगिनी में किस चीज़ का वर्णन है, तो कश्मीर के जो शासक थे उनका वर्णन है। कब से कब, 12 जो शुरू से लेकर आरंभ से लेकर 12वीं सदी तक का जो मतलब सदी था उसमें जो कश्मीर के शासक रहते हैं रजत रंगिनी में उनका जो है पूरा विवरण दिया गया है। ठीक, आगे देखिएगा। अब मुगलों की बात करें, मुगल साहित्य में तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो था चचनामा, जिसे किसने लिखा था, अली अहमद ने लिखा था। ठीक है, उसी में आपको मिलता है, तो याद रखेंगे चचनामा किसके द्वारा, यह लेखक अली अहमद। ठीक है, तो सिंध पर जो विजय प्राप्त हुआ था अरबों की उसके चचनामे से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ पुस्तक का नाम, लेखक याद रखेंगे। अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी है, ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो जो व्याकरण है कि व्याकरण की सबसे प्राथमिक पुस्तक अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे कि अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि ने लिखा था। लेखक भी इसी समय यहाँ देख लीजिए, पाणिनि द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, व्याकरण की पुस्तक होने वाली है ये। इसे मौर्य से, जो मौर्य काल था, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक जो व्यवस्था थी जानकारी मिलती है। पूछा जब कभी जाए कि मौर्य इतिहास की जानकारी, जो अर्थव्यवस्था थी, सॉरी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, जो उनके द्वारा यानी कि आपके कौटिल्य द्वारा लिखी जो अर्थशास्त्र थी उसके अतिरिक्त किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी जो लिखा था, आपका अष्टाध्यायी से भी जानकारी मिलती है कल्हण के। तो मौर्य काल के पहले का भी इतिहास मिलता है और उस समय की भी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है उसी पुस्तक से। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है आगे पूछी जाए। ठीक है, अब जो आपका अष्टाध्यायी है, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग इसी में हुआ था, तो ये हो सकता है ये भी पूछा जाए पहली बार लिपि, तो याद रखेंगे किस में हुआ था, जो आपका अष्टाध्यायी था उसमें पहली बार हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। कृत्यायन की गार्गी संहिता का, जो आपकी गार्गी संहिता है कृत्यायन की, एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब यवनों के आक्रमण का उल्लेख पूछा जाए किससे मिलता है, तो गार्गी संहिता जो कि कात्यायन ने लिखी थी। ठीक है, जो कि क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये भी पूछा जा सकता है यवन आक्रमण के उल्लेख किस में मिलते हैं, तो आप सीधे गार्गी संहिता याद रखेंगे। ज़्यादा चीज़ नहीं, जितना बोल रहे हैं उतना बस नोट करिएगा आप। ठीक है, पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, पतंजलि जो है पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में
जो महाभाष्य है, महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पूछा जा सकता है शुंगों का इतिहास किससे, तो पतंजलि के जो पुरोहित थे, ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। तो उन्हीं की जो पुस्तक थी यानी कि महाभाष्य जो था, उसी से शुंगों के इतिहास पता चलता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप लोग देखेंगे जो विदेशी यात्री थे, ठीक है, उनसे मिलने वाली जानकारियाँ या यात्री वृत्तांत कहें तो सबसे पहले हम लोग जो यूनानी और रोम लेखक थे उनके बारे में देखें तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है टेसियस। ठीक है, टेसियस की बात करें तो यह ईरान का राजवैद्य था। कौन था, ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, ईरान का राजवैद्य था, बस इतना याद रखेंगे। ये टेसियस ईरान का राजवैद्य था, ईरानी था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं के बारे में बताया जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल था। ठीक है, फिर हेरोडेटस। ठीक है, हेरोडोटस जो था ये भी यूनानी था। ठीक है, आपका रोम का लेखक था। इसे इतिहास का पिता माना जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, हिस्टोरिका इसकी पुस्तक थी। ठीक है, इतिहास के पिता ये माने जाते थे, हिस्टोरिका की पुस्तक थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतना इसमें इसके साथ याद रखेंगे और ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करने का संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आता है, ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे। सिकंदर जब आया था आपका 3वीं शताब्दी में, ठीक है, ईसा पूर्व में, तो उसमें जब चंद्रगुप्त का शासन हुआ करता था तो उस समय आप पोरस के साथ भी युद्ध हुआ था सिकंदर का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। हाइडेपेस की युद्ध हुई थी, झेलम की युद्ध। ठीक है, तो उस समय जो है सिकंदर जब आया था तो उसके साथ निर्याकस, ठीक है, ये उसके लेखक थे। फिर आने के जो आप उसके सिक्रेटर्स थे, आने सिक्रेटर्स, वो भी उसके लेखक थे। ठीक है, तो अरिस्टोबुल्स जो थे, ठीक है, अरिस्टोबुल वो भी उसके क्या थे, लेखक थे। तो ये सब क्या थे, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे जिन्होंने अधिक प्रमाणिक और जो विश्वसनीय चीज़ें थी बताई थी, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ अगर कोई पूछा जाता है तो मेगास्थनीज। ठीक है, ये कौन था, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। ठीक है, ये कहाँ आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी, बहुत बार पूछा गया है। तो मौर्य समाज के बारे में, ठीक है, उसकी संस्कृति कैसी थी, समाज कैसा था, उसके बारे में जानकारी इसी से प्राप्त होती है। अब डाइमेकस है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेखक हुआ था, उसमें यात्री हुआ था। ये आया सीरियन नरेश जो है अंतियोकस। ठीक है, जो सीरियन नरेश थे अंतियोकस, उनका ये राजदूत था, याद रखेंगे। ज़्यादा उससे पूछा भी नहीं जाता लेकिन याद रखेंगे। अंतियोकस का जो राजदूत था वो डाइमेकस था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में ये आया हुआ था। ठीक है, जो मौर्य युग की संबंधी विवरण थे वो भी इसने बताए थे। डाइमेकस के द्वारा भी मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि बिंदुसार क्या थे, मौर्य युग से संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपका डायोनियस। ठीक है, डायोनिसियस जो है ये कौन थे, तो डायोनिसियस जो थे ये मिस्र के जो नरेश थे यानी कि जो टालमी थे, टालमी का ये राजदूत था। ये कहाँ आया था, ये भी मौर्य वंश के समय में आया था। कब, अशोक के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, फिर टालमी 2वीं शताब्दी में भारत का जो भूगोल है उस नामक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक इसने टालमी ने लिखी थी। प्लिनी जो थे, ठीक है, जो प्रथम शताब्दी थी, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक पूछी जाए तो प्लिनी की है। ठीक है, इसमें भारतीय जो पशु थे, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में इसमें जानकारी प्लिनी के द्वारा बताई गई थी नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट जिसका कोई लेखक अभी तक पता ही नहीं कौन था, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन आपका सी। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, करीब 80 ईसा पूर्व में जो हिंद महासागर का ये यात्री था, यात्रा पर आया है हिंद महासागर की यात्रा पे। ठीक है, इसने उस समय के जो भारत थे, उस समय जो बंदरगाह हुआ थे, व्यापारिक वस्तुएं थी, उन सब के बारे में जानकारी इस पुस्तक में आपको मिल जाती है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन आपका सी जो था, समुद्र था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको याद रखनी है। फिर चीनी लेखकों की बात हम लोग करें यहाँ पर। अब चीनी लेखक जो थे फाहियान, ठीक है, आपका स्योगन, ऐसे ऐसे बहुत जो है आपके आए हुए थे, ह्वेनसांग आया हुआ था। तो ये सब कौन थे, चीनी लेखक थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ फाहियान को देखेंगे। फाहियान जो था ये चीनी यात्री, ठीक है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये क्या था, यह चीनी यात्री था, ठीक, चीन से आया था। अब गुप्त नरेश जो था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में आया था। इसके जो विवरण थे उससे मध्य प्रदेश की जो समाज थी उसके बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि इसने क्या किया, बताया था फाहियान ने। ठीक है,
ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था, तो ये चीज़ें नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये है कि मध्य प्रदेश की जानकारी किससे मिलती है, तो जो फाहियान की आया था उसके यात्रा वृत्तांत में बताया गया था। ठीक है, जो फिर संयुगन था, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए कि यह 518 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। 3 वर्षों की यात्रा में इसने बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां था एकत्रित की थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में ये इंटरेस्टेड था, ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो सुंगयुंग हो गया। अब आता है हिनसांग। हिनसांग को देखेंगे तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। ठीक है, 629 ईस्वी में, ठीक है, हिनसांग जो है 600 ईस्वी में चीन से भारत, ठीक है, आया, यहाँ प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद जो है सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा जो था वहाँ पहुँचा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। भारत में जो है 15 वर्ष तक ठहर कर वो 645 ईस्वी हैं वो चीन लौट गया था। ठीक है, तो 15 वर्षों तक वो रहा था। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, वह बिहार में नालंदा जिला स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में जो है पूरी जगह बौद्ध धर्म को एकत्रित कर ले जाने के लिए वो मतलब आया हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में इसका भी इंटरेस्ट ज़्यादा था। ठीक है, कौन? हिनसांग का। ठीक है, इसने भ्रमण किए, फिर एक किताब इसने लिखा, सी युकी नाम से किताब लिखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसमें जो है 138 देशों का जो विवरण इससे प्राप्त होता है। हर्षकालीन जो हर समय के मतलब हर्षवर्धन था उसके समय की जो समाज थी, धर्म था, राजनीति के बारे में वर्णन इसके बारे में मिलता है हिनसांग के बारे में, क्योंकि उसी के दरबार में ये आया हुआ था। ठीक है, अब इसके अनुसार जो है सिंध का राजा वो शूद्र माना गया था, तो ये चीज़ें अभी हो सकता है पूछी जाए। ठीक है, हिनसांग ने बुद्ध की जो प्रतिमा थी, हिनसांग ने क्या कहा, बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया जाता था, हिनसांग ने ऐसा बताया था। हिनसांग जो था, हिनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य जो शीलभद्र थे वो हुआ करते थे, शीलभद्र उसके क्या हुआ करते थे, कुलपति। ठीक है, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध वो विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर आता है लास्ट में, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट और पर्सनालिटी, इत्सिंग। इत्सिंग ये जो 7वीं ईस्वी है उसकी शताब्दी के जो है अंत तक भारत में आया। इसने अपने जो विवरण थे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का जो वर्णन है उस सारी चीज़ों को बताया था। 7वीं शताब्दी के बारे में जानकारी इत्सिंग की जो है यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अब इतना जानने के बाद आप लोग को जानना है कि अरब जो लेखक थे, अभी तक चीन का हमने देख लिया है, ठीक है, रोमन जो थे, यूनानी जो थे, ठीक है, उनके बारे में देख लिया है। अब हम अरब लेखक थे उनके बारे में देखेंगे कि अरब लेखक थे उनसे क्या इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले आप लोग नाम देखेंगे, आएगा अल-बरूनी। ठीक है, ये मोहम्मद जो गनी था उसके साथ भारत आया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ का रहने वाला था, ये चीज़ जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है ना वहाँ का रहने वाला था, पूछा जाता है तो याद रखेंगे। ठीक है, इसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे, ठीक है, कृतियाँ लिखी थी इसने, अरबी में लिखी गई कृतियाँ इसकी थी, किताबुल हिंद। ठीक है, तहकीक हिंद इसी को कह देते हैं, यानी कि तहकीक मतलब खोज होता है, भारत की खोज। ठीक है, आज भी इतिहासकार इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत एक मानते हैं कि इतिहास जो भारत का इतिहास है जानकारी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत मानते हैं अल-बरूनी की पुस्तक। ठीक है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाएं उस समय थीं, ठीक है, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, माप जो तंत्र था, विज्ञान आदि विषय पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों विभाजित टोटल इनका जो है पूरा विस्तृत ग्रंथ था। ठीक है, तो यही जानकारी आपको पूरा उस समय के बारे में जानकारी मिल जाता था। इसमें राजपूत कालीन समाज, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश इसमें क्या है डाला गया है, ये अल-बरूनी की पुस्तक को। बस इसमें याद क्या करनी है आपको, इसकी पुस्तक का नाम, कहाँ से आया हुआ था, आज के तुर्कमेनिस्तान से रहने वाला था, किताबुल हिंद इसकी पुस्तक है, उस समय के समाज के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इब्न बतूता। ठीक है, इसके द्वारा जो है क्या होता है, अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया। इसका जो यात्रा वृत्तांत था जिसे हम रहला कहते हैं, क्या कहते हैं? रहला कहते हैं। जो 14वीं शताब्दी थी उस समय जो भारतीय पूरा उपमहाद्वीप होता था उसके जीवन विषय के बारे में, उसके समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी और रोचक जो जानकारियाँ हैं इससे प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी
ठीक है, विद्वता से प्रभावित होकर जो उस समय के सुल्तान थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तो याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था, इसकी बुद्धिमत्ता इसके से इम्प्रेस होके। ठीक, ये थे इंपॉर्टेंट जो आपके अरबी लेखक थे। हम बात करेंगे अन्य लेखक की। ठीक है, तो अन्य लेखक में तारानाथ, आपको मार्को पोलो आता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तारानाथ जो है, ठीक है, एक तिब्बती लेखक थे। ठीक है, कहाँ के थे? तिब्बत के थे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, तिब्बती लेखक हुआ करते थे ये। आगे इसने कंग्यूर और तंग्यूर, ठीक है, तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनकी पुस्तक तंग्यूर जो है और जो है कंग्यूर, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, तारानाथ की है। बस इनका नाम याद रखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। अब मार्को पोलो की बात अगर करते हैं, मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी था, इसके अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। जो पांड्य थे, चोर चेल पांड्य जो दक्षिण भारत में थे, उनकी यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य के इतिहास का अध्ययन पूरी उपयोगी देता है। मतलब पांड्य का अगर इतिहास का अध्ययन करना है, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना है, तो इसी से मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से हमें मिल सकता है अच्छी जानकारियाँ। अब हम लोग जो पुरातात्विक साक्ष्य हुआ करते थे, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि स्रोत जो हुआ करते थे, खुदाई से मिलते थे, सिक्के मिलते थे उस समय के, या कहीं पर एपिटैफ मिल गया, तो ये सारी चीज़ें मिल गई। तो वो सब चीज़ों से जानकारी जो मिलती है उसको हम लोग अब देखेंगे। उसमें आप देखें तो पहला भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र है, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है, पितामह जिसे कहते हैं, तो सर अलेक्जेंडर ठीक है कनिंघम थे। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको जो है पितामह कहा जाता है, यानी कि पिता से देते हैं, तो फादर ऑफ जो आपके आर्कियोलॉजी है। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो आगे 1400 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। ठीक है, बोगाज कोई जो कि एशिया माइनर में था, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नातस यानी कि अश्विनी कुमार जो थे नाम मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो वैदिक देवता, 4 वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जो है, बोगाज कोई जो है, ये एशिया माइनर की थी। आपके 14वीं ईसा पूर्व में अभिलेख मिला हुआ था बोगाज कोई एशिया माइनर में, जो कि वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी वहाँ से मिलती है कि उसमें वैदिक देवताएं, ये इनका नाम हुआ करता था, उससे लिखा हुआ। मध्य भारत जो था, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, ठीक है, आपका जो होलियोडोरस थे, होलियोडोरस के बेस नगर जो उनका गरुड़ स्तंभ लेख था उससे प्राप्त होता है। तो स्तंभों से भी देखो जानकारियाँ मिल रही हैं। तो गरुड़ स्तंभ जो लेख था, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? यवन राजदूत। ठीक है, यवन राजदूत कौन है? यवन राजदूत आपका होलियो जो डोरस है, उनका भागवत धर्म के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। तो सीधे कहें गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है हमको, इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष जो है जिक्र इसका कहाँ हुआ था? वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। तो भारतवर्ष की बात की जाए तो हाथी गुम्फा अभिलेख में ये वर्ड मिलता है, भारतवर्ष। आगे देखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी, जो दुर्भिक्ष थे, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख अगर जो कहें कौन सा है, तो आपका सौगौरा जो अभिलेख है, सौगौरा अभिलेख है, उससे जानकारी, दुर्भिक्षों की जानकारी मिलती है। अभिलेख में संकट काल में उपयोग जो हुए थे, उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है कि उस समय जब संकट थे, ठीक है, तो खाद्यान्न कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं उसकी जानकारी मिलती है। तो सीधा कहें दुर्भिक्षों की जानकारी किससे? तो सौगौर जो अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी टर्मोलॉजी बस आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है और ज़्यादा कुछ सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण थे, हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से प्राप्त होता है, भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो हूणर जो थे उनके आक्रमण की जानकारी जो आपका अभिलेख है कौन सा? भीतरी। ठीक है, तो भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखिएगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा, एरण अभिलेख, याद रखेंगे। एरण अभिलेख से क्या मिलती है? पहली बार लिखित साक्ष्य मिलता है आपका सती प्रथा का। ठीक है, सातवाहन राजाओं द्वारा, ठीक है, सातवाहन जो राजा था, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। क्योंकि सातवाहन जो थे उनका कोई इतिहास और कहीं से नहीं मिला है, सब कुछ जो है किस पे मिला है? अभिलेखों से ही लिखा गया है, उनसे ही जानकारी मिली हुई है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलते हैं। अब अगर मंदसौर अभिलेख पूछें तो रेशम जो बुनकर थे उनकी जानकारियाँ ये हमें पहुँचा देता है। कश्मीरी नवपाषाण कालीन जो पुरास्थल थे, ठीक है, बोझहोम से, ठीक है, गर्तावास थे,
बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा हुआ का साक्ष्य मिलता है। तो कश्मीर में नौपाषाण के जो प्रस्थल है बुर्जहोम से, वो गर्तावास में गड्ढा मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये सब जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, यहाँ मनुष्य के साथ उसके जो पालतू कुत्ते थे उसको भी दफनाने की प्रथा चलती थी। ये सब जानकारियाँ किससे मिली हैं? तो वही गर्तावास के, मतलब सीधा कहे तो कश्मीर के जो गड्ढे हुए थे, देखे थे, उनसे जानकारियाँ मिली कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या पालते थे, क्या सोचते थे, उन सारी चीज़ें, कुत्तों को दफनाते थे। तो कहाँ ये जानकारियाँ मिली है पूछा गया है, तो बुर्जहोम के गर्तावास में दफनाते थे। ठीक है, गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, याद रखेंगे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, इसी को साहित्य के आपका कषाणपन कहा गया है। कषाणपन कहा गया है, पन मतलब वही पैसा जो होता है ना, वही आह सिक्के, पंचमार्क सिक्के। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो यवन जो शासक थे उन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। आगे देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं और उनके शासक हैं उनसे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा। जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल से संबंध रखता है। चूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन जो कि शक वंश के शासक हैं। ठीक है, नासिक जो अभिलेख है वो गौतमी वल्लभी से संबंध रखता है, सातवाहन के शासक हैं। और प्रयाग प्रशस्ति जो होता है या प्रयाग स्तंभ लेख कहें तो वो समुद्रगुप्त समय यानी कि गुप्त शासक हैं, उनसे संबंध रखता है। एहोल अभिलेख याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय सेकंड जो है चालुक वंश के, उनसे संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो मालवा नरेश यशो बर्मन जो कि चंदेल शासक थे, उनसे संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज जो कि क्या थे? आपके गुर्जर वंश के थे, तो वो याद रखेंगे। फिर इसके बाद भीतरी और चूनागढ़ जो अभिलेख है असगन गुप्त से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, गुप्त वंश के थे। ठीक है, फिर आता है देवपाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजय सेन यानी कि सेन वंश के जो थे उनसे संबंधित है। ठीक है, जो अभिलेख थे उनका अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है, पूछा जाता है तो कभी, तो ये याद रखेंगे, एपिग्राफी क्या है? तो अभिलेखों का अध्ययन है। अब समुद्र के गुप्त जो थे, समुद्रगुप्त की क्या थी? बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का आभास होता है। कि हमें कैसे पता चला कि वो संगीत प्रेमी था? क्योंकि उसकी जो मुद्रा थी ना, उस पर वो बीणा बजाते हुए अपनी फ़ोटो बनवाया हुआ था, चित्र बनवाया होता है, इससे पता चला कि उसे संगीत अच्छा लगता होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड हमारी ये होने वाली है। इसमें देखिएगा, ठीक है, अरिकमेडु क्या है? पुडुचेरी के निकट जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उसके मतलब क्या होता है? अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ जगह है? तो पुडुचेरी के निकट है। ठीक है, तो रोमन सिक्के वहाँ से, यानी कि व्यापार रोमन का वहाँ तक जरूर होता रहा होगा, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, ठीक है, बर्मा, फिर आपका मलाया, कंबोडिया तथा जावा से स्थापित हुए थे। ये सारी भी चीज़ें याद रखेंगे, हो सकता पूछा जाए लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, अतः इसे बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, तो 3 शैलियाँ, नागर शैली कौन सा? जो कि उत्तर भारत में होता है, द्रविड़ मतलब दक्षिण में होता है, और बेसर शैली दोनों के बीच में, नागर और द्रविड़ के मध्य, यानी कि जो हम कहें दोनों शैलियों का मिला दक्षिण पथ, यानी कि बीचों बीच वाला हिस्सा कह दे तो। अब पंचतायन जो शैली पूछी जाती है, पंचतायतन जो है ये शैली क्या है? ये मंदिर जो निर्माण संरचना है उसे शैली से संबंधित है, मंदिर बनाने की कहला है ये ठीक है। इस समय क्या होता था? एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली कहलाता था, उसमें क्या क्या होनी चाहिए? 4 सहायक मंदिरों से घिरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से मंदिर ऐसे हैं? जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, आपका जो भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश जो है, और आपका गुंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। ये सब किससे हैं? पंचायतन जो है शैली से संबंधित रखते हैं। इसमें क्या होता था? जो मंदिर हुआ करते थे वो पंचायतन शैली के इसलिए कहलाते थे क्योंकि उसके चारों तरफ जो मुख्य मंदिर होता था मेन, उसके चारों तरफ क्या होता है? 4 सहायक क्या हुआ करते थे? मंदिर से ही घिरा हुआ होता था। ठीक है, तो 5 हो गया ना, तो इसीलिए पंचायतन शैली शायद कहते होंगे। ये चीज़ें याद रखेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं हम लोग करते हैं ख़त्म। और पूरा वीडियो अच्छा लगा देख के तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करके शेयर करें अपने मित्रों तक, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसको भी आप देखिएगा। हमारा सिंधु से संबंधित वो वीडियो होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।